नमस्कार। थोर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपकी हिंदी की पहली क्लास है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संधि का जो टॉपिक रहेगा। लेकिन इस क्लास के अंदर संधि पढ़ने से पहले हम संधि की पृष्ठभूमि के बारे में सविस्तार जानेंगे और अगली क्लास में आपका संधि का टॉपिक है वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं संधि नाम से। संधि व संधि विच्छेद। संधि व संधि विच्छेद, ये जो संधि व संधि विच्छेद का टॉपिक है, इस टॉपिक में जितने भी वर्ण विचार की जो विषय के अंदर विषय वस्तु शामिल है उन बिंदुओं को इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ हम तीन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। एक तो आता है आपके वर्ण, एक आता है आपके अक्षर और एक आता है आपके ध्वनि। इनको बहुत सूक्ष्मतम रूपों में हम देखेंगे कि वर्ण और अक्षर और ध्वनि, इन तीनों में अंतर क्या होता है। एक तो वर्ण, एक अक्षर और एक ध्वनि, इन तीनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है। संधि के अंदर हर बार एक नाम आता है वर्ण, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं या जो भी होता है। तो सबसे पहले वर्ण को आपको अक्षर और ध्वनि से अलग करना होगा। देखो, ध्वनि की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। ध्वनि, इंग्लिश का जो फोन शब्द है उसको हिंदी में ध्वनि कहते हैं। यही समझ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। इंग्लिश का जो फोन शब्द है उसका हिंदी का वर्जन ध्वनि है। अब इंग्लिश का फोन और ध्वनि का अर्थ यही है कि फोन एक, हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप होता है, सिर्फ मुंह से उच्चारण होता है, मौखिक रूप होता है। तो जिन ध्वनियों का मौखिक उच्चारण होता है वो ध्वनि के वर्ग में आती है। वर्ण का कभी भी मौखिक उच्चारण नहीं होता। अब वर्ण की परिभाषा हम बिल्कुल छोटे रूप में कहें तो सीधा कहेंगे कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। तो ध्वनि को वर्ण से अलग किया। ध्वनि एक उच्चरित रूप है, मौखिक रूप है, जबकि वर्ण क्या है, इसका दूसरा बिंदु बनेगा आपका लिखित रूप। अब दो आधारों पर आप ध्वनि और वर्ण को अलग कर सकते हैं। नंबर एक, ध्वनि का लिखित रूप होता है, वर्णों का लिखित रूप होता है और ध्वनि का मौखिक रूप होता है। नंबर दो बिंदु, ध्वनि का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे आप समझें, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं जो आप इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये मात्र क्या थी, ध्वनि थी। मेरे द्वारा बोली गई बात को मैंने लिख दिया तो मैंने ध्वनि को किस में प्रकट कर दिया, आप यूँ समझे कि वर्णों में कर दिया। मैंने बोला ध्वनि, मुख से बोला, यहाँ तक ये ध्वनि थी। जैसे इसको लिखा तो ध्वनि क्या बन गई, एक वर्णों का समूह बन गई। तो यहाँ देखिए ध्वनि और वर्ण। अब तीसरा विषय आता है आपका अक्षर। अक्षर को समझेंगे कि अक्षर जो होता है ये अपनी इन तीनों में कहाँ स्थान रखता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, ये ए उपसर्ग में और मूल शब्द है इसका क्षर। क्षर का अर्थ होता है कमी, दोष या विकार। जिन शब्दों के उच्चारण में किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह का दोष और किसी भी तरह का विकार ना हो वो अक्षर कहलाते हैं। अब आपको मोटे रूप में अक्षर की परिभाषा देख लेनी किस तरह से होता है। आज तक एग्जाम में जो अक्षर से संबंधित एक क्वेश्चन आया है वो आप देखें। एक बार मैं ध्वनि को हटा देता हूँ यहाँ से। तो अक्षर से संबंधित जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह से आता है, थोड़ा सा समझ लें कि किन वर्णों का उच्चारण, किन वर्णों का उच्चारण एक झटके से होता है। इससे ज़्यादा बढ़कर अक्षर से आज से कोई क्वेश्चन नहीं बना। किन वर्णों का उच्चारण एक झटके से होता है, इससे आगे अक्षर का कभी क्वेश्चन आया नहीं है। तो आप यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ एक झटके का क्या तात्पर्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें वर्णों का उच्चारण आप समझ गए, इनका उच्चारण एक झटके से कैसे होता है। तो आप देखें, ये एक शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने एक शब्द लिया है लिखित। इसी शब्द को देखें, ये ले लिया मैंने लिखित। अब आपको बोल दिया कि इस लिखित शब्द को ध्वनि रूप में बताइए, तो आप बोल के बता देंगे लिखित, तो यहाँ तक ये ध्वनि हो गई। लिखित रूप को वर्ण रूपों में बताइए तो आप इस चीज़ को समझेंगे
कि बोल दिया वहां तक तो ये ध्वनि थी और मैंने ये लिख दिया तो ये 3 वर्ण हो गए, ली, खी और थे। तो यहाँ अक्षर कहाँ हुआ? इसी को हम अक्षर बोल देते हैं। अब इसको अक्षर कहाँ बोलते हैं कि अक्षर के अंदर 2 बातें आपको ध्यान में रखना। एक तो पहला चीज तो अक्षर के ये अंदर होता है कि कम से कम अक्षर में 3 स्वर होते हैं। अक्षर में 3 स्वर होते हैं। नंबर दूसरी बात है अंतिम स्वर मान्य नहीं है। अंतिम स्वर मान्य नहीं होता। अब यहां संधि की दृष्टि से एक चीज काम की और कोई काम की नहीं है, वर्ण विचार का विषय है ये। संधि की दृष्टि से यही बिंदु काम का है, बाकी ये दोनों वर्ण विचार के विषय अपने विषय वस्तु में नहीं है। वर्ण विचार के अंदर आपको ध्यान में रखें कि विशेष रूप से वर्ण कहते किसे? आज तक हम परिभाषा पढ़ते आए, परिभाषा नहीं पढ़े, वर्ण ऐसे पढ़े कि ऐ से लेकर औ तक, या हम इसको आगे से ले जाएं तो अह तक ले जा सकते हैं। कै से लेकर क्षत्र ज्ञ, या हम श्र तक ले जा सकते हैं। ये पूरे शब्द एक एक वर्ण और ये पूरे वर्ण, ऐसे लेकर अंग अह, कैसे लेकर श्र, ये पूरी वर्णमाला समाप्त। इस पूरी वर्णमाला को हम वर्ण कहते हैं। अब ध्यान रखें, ये कहलाते हैं, साधारण सी बात है लेकिन थोड़ी समझने वाली बात है। इनको कहते हैं हम स्वर, इनको कहते हैं हम व्यंजन। इनको क्या कहेंगे? स्वर, और इनको क्या कहेंगे हम? व्यंजन। अब आगे समझें। यहां आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ रखा है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आज से इनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन। इनको ऐसे पढ़ना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप पढ़ेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, अर्थात स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं। ये भी सारे वर्ण हैं और ये भी सारे वर्ण हैं। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि मैंने ये लिख दिया क ख ग, ये पंचम अक्षर अंग हो गया। अब क्या ये वास्तव में वर्ण है? सॉरी, व्यंजन है। ये व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन कब होंगे? जब इनको हम हलंत कर देंगे आधा, अब जाके ये व्यंजन है। क में अ मिलेगा, तब ये दोनों मिलकर बड़ा पूरा क बनेगा, और क और अ मिलते ही फिर ये वर्ण हो जाएगा। अर्थात अ स्वर वर्ण और क व्यंजन वर्ण, अ स्वर वर्ण और क व्यंजन वर्ण दोनों मिलकर ये क वर्ण बना है। ये चीज आप समझोगे तो ही संधि में समझ सकोगे, नहीं तो संधि नहीं समझ सकोगे। अब ध्यान से देखें, एक ले लेते हैं आपको, 1 मिनट। यहां मैंने इसको नाम लिख दिया, स्वर लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि स्वर शब्द में व्यंजन वर्णों को और स्वर वर्णों को अलग कीजिए, तो आप कैसे करोगे? अभी लिखने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक अपना लिखने वाला नहीं है, थोड़ा समझने वाला है। जैसे ही इसको वापस बता दूंगा, एक शब्द ले लिया स्वर, इनसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अलग करेंगे तो स आधा प्लस स के तुरंत बाद में व आधा। अब व के अंदर अ है, यहाँ स के बाद में सीधा व क्यों आया? क्योंकि स आधा था इसलिए सीधा व आ गया। व के बाद में आगे अ आएगा प्लस र, इसको भी आधा करना पड़ेगा क्योंकि इस र में भी अ है। अर्थात व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण, ये सारे मिलके 3 वर्ण बन गए स्वर। अब यहां इसको हम अक्षर किस रूप में कहेंगे कि मैंने पहला बताया था कि एक तो इसके अंदर 3 स्वर होते हैं, तो इस स्वर शब्द में कितने स्वर होते हैं? देखो, एक तो इसके अंदर 1 2 ही स्वर है, और दूसरा बिंदु था इसका कि अंतिम स्वर मान्य नहीं होता। अब इस स्वर में जो अ है ये अंतिम स्वर है इस शब्द का, और ये अंतिम मान्य नहीं होगा, तब जाके इस शब्द को हम इस तरह से लिखेंगे स्वर। अर्थात किसी भी शब्द में जब हम अंतिम स्वर नहीं लिखेंगे या अंतिम स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे तो उस शब्द में एक झट, जैसे मैंने नाम लिख दिया, सपोज कीजिए बड़ा नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने नाम लिख दिया मनोज, एक नाम ये लिखा है और एक मैंने मैं, नो और जय के अंदर हलंत कर दिया, क्योंकि अक्षर की खासियत क्या होती है कि उसका अंतिम स्वर मान्य नहीं होता है। अब अंतिम स्वर मान्य नहीं होता है तो इसका मतलब हम जय को जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे, मनोज जल्दी बोलेंगे तो एक झटका सा लगेगा, और अक्षर में यही झटका मान्य होता है और कोई झटका अक्षर में नहीं होता है।
तो समझे। अब बात आते हैं वर्ण पे, दो बार और समझे इस वर्ण के बिंदु को। वर्ण की जहीं पर भी बात आए आप वर्ण की परिभाषा याद ना करें, वर्ण को इसी तरह से समझे, स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण। एक बिंदु लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ साफ अक्षरों में, तो आप लिख लीजिए, संधि की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अलावा वर्ण अक्षर का और ध्वनि का कोई महत्व आपके संधि के टॉपिक में नहीं है। देखिए यहाँ आप लिखें, सबसे पहले अगर लिख सकते हैं तो स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण। अब आप वर्ण की परिभाषा, ऐसा नहीं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, बिल्कुल होती है, किताबों में लिखी हुई है, माननी भी चाहिए, और प्रश्न भी आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। ये अपने समझने का विषय नहीं है, समझने का विषय यह है कि स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण, यानी एक वर्ण में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अकेला स्वर भी वर्ण कहलाएगा तो अकेला व्यंजन भी वर्ण कहलाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, यहां से आप समझे, ये दो बिंदु आपके क्लियर हुए, इसको आगे बढ़ाते हैं, स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरी संधि के अंदर दो ही नाम चलेंगे, एक तो स्वर और एक व्यंजन, और कोई भी नाम नहीं चलेगा। हर बार स्वर की बात आएगी, हर बार व्यंजन की आएगी, तीसरा नाम नहीं आता है। दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा नाम यदि आपको सुनने में आएगा तो वो आएगा वर्ण। इन तीन चीजों को समझ ले, संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। स्वर व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनेंगे, वर्ण। क्या अकेला स्वर वर्ण हो सकता है, हो सकता है। क्या अकेला व्यंजन वर्ण हो सकता है, हो सकता है। दोनों मिलकर वर्ण हो सकते हैं, तो भी हो सकते हैं। यहां तक चीज क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसको, थोड़ा सा संधि में एक हिंट और देता हूं मैं आपको, संधि को अच्छे से समझने के लिए। मैंने आपको बताया कि आपके सामने दो ही चीजें हैं, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है, ठीक है। मान लीजिए आपको मैं दो संख्या दे देता हूं, एक तो 5 है और एक 6 है। आप गणित की भाषा में समझ सकते हैं कि आपको दो अंकों की एक संख्या दे दी, और आप इस दो अंकों की संख्या से कितनी संख्या बना सकते हैं। तो आप इस दो अंकों की संख्या से आप कितना बना सकते हैं, 5 और 6, 6 और 5। तीसरी संख्या कौन सी बनेगी, 5 और 5, या फिर 6 और 6। अब क्या पांचवी संख्या बन सकती है क्या दो अंकों के, इन दो अंकों की संख्या से? कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 3 2 2 2 3 3। अब पांचवी संख्या नहीं बनती है। जब आपके सामने नाम ही दो है, स्वर और व्यंजन, तो कितनी स्थितियां बनेगी, 4 स्थितियां बनेगी। कैसे बनेगी आप देख सकते हैं, स्थितियां बनेगी 4। पहली स्थिति बन चुकी है आपके सामने, स्वर और व्यंजन। दूसरी स्थिति देखिए, व्यंजन और स्वर, तो भी क्या होगा, वर्ण। और तीसरी स्थिति देख लीजिए, बताइए तीसरी स्थिति कैसी होगी। जैसे संख्याओं में देखा था हमने, स्वर के सामने स्वर, एक मिनट, स्वर के सामने व्यंजन ले लेता हूं मैं, बाद में देखते हैं। स्वर के सामने व्यंजन, ये तो आ गया, व्यंजन के सामने स्वर, एक मिनट, व्यंजन के सामने व्यंजन कर देता हूँ। चौथी स्थिति को लास्ट में करता हूँ, थोड़ा अलग रूल होता है। व्यंजन के सामने व्यंजन हो सकता है, और चौथी स्थिति के अंदर स्वर के साथ में। अब दो शब्दों में पांचवी स्थिति नहीं बनेगी, यही बनेगी, स्वर के सामने व्यंजन होता है, या व्यंजन के सामने स्वर होता है, या व्यंजन के सामने व्यंजन हो, या स्वर के सामने व्यंजन हो। अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है, पहली चीज यहां से देखें, ऊपर वाली तीन स्थिति, ऊपर वाली जो तीन स्थितियां हैं, सॉरी ये स्वर प्लस स्वर है, ये स्थिति नहीं बनी थी। हाँ, ऊपर वाली तीन स्थितियां ये देख लीजिए, यहां तो होगी हमेशा व्यंजन संधि, और ऐसी स्थिति में होगी हमेशा स्वर संधि। स्वर संधि की एक ही खासियत होगी, स्वर के सामने क्या होगा, स्वर। और व्यंजन संधि में क्या होगी, ऊपर वाली तीनों स्थितियां व्यंजन संधि में कंटिन्यू बनेगी। अब इसके बाद में लास्ट बची है आपके एक विसर्ग संधि। ये देखिए विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि को समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा आपके वर्ण विचार का एक टॉपिक है, वो टॉपिक आप आराम से समझें। विसर्ग संधि आपके बहुत अच्छे से क्लियर। अब एक बार परिभाषा हो गई, स्वर संधि की परिभाषा किसे कहते हैं, स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि कहेंगे।
व्यंजन संधि किसे कहेंगे कि स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन के होने से व्यंजन संधि होती है। यहाँ तक आपके दो संधियों की साधारण परिभाषाएं, एक एक संधियों को आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ये मात्र एक संधि की क्या है, पृष्ठभूमि है, इनको कैसे बड़े रूप में समझें। तीसरी स्थिति ये आपके सामने है, और विसर्ग संधि की जो स्थिति है वो आगे लिखेंगे। ये एक थोड़ी लिखने वाली चीज़ है, इसको आप लिख सकते हैं एक बार। इसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं कि विसर्ग संधि को आप किस तरह से समझेंगे। तो देखें, अब थोड़ा सा टॉपिक आपको वर्ण विचार की तरफ ले जाना पड़ेगा। यहीं से देखें कि आपको ऐ से लेकर अह तक के वर्ण, अंग और अह अयोगवा होते हैं, इनको शामिल नहीं करते हैं, अव तक शामिल करते हैं। ठीक, ये हो गए कुल मिला के 11। इसके बाद में हम क वाली लाइन शुरू करेंगे, अंतिम ले लेते हैं, बीच वाला क, ख, ग, घ और ग। इसके बाद में च वर्ग क्या शामिल कर लेते हैं, ट वर्ग शामिल कर लेते हैं, इनको एक बार देख लें सारों को। बात कर रहे हैं हम विसर्ग संधि की, इनको आप कैसे समझेंगे विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि में मोटे रूप में 6 नियम हैं, और इन 6 नियमों को अलग से पढ़ेंगे ताकि व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि के अन्य भेदों में कभी भी शामिल नहीं हो जाती। गुण संधि का एक ऐसा नियम है जो हमेशा विसर्ग संधि के अंदर आता है और कभी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि संधि के अंदर ये नियम तो वहां पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था, ऐसा नहीं। विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्णों के एक भेद को पढ़ना होगा। ध्यान से देखें, वर्णों का एक भेद होता है जिसको हम कहते हैं घोष, नाद और कंपन। इस बेस पर तैयार करते हैं एक तो। दूसरा होता है प्राणत्व या श्वास वायु। दो चीजें यहां समझेंगे कि ये जो ऐसे लेकर श्रेय, सीधा ऐसे ध्यान रखो इसको, क्योंकि ऐसे पूरे स्वर आ जाएंगे, उसके बाद में ये पूरे आ जाएंगे वर्ण वाला के अक्षर। तो ऐसे लेकर श्रेय तक के जितने भी वर्ण हैं इनको 2 भागों में बांटा जाता है। आपको एक तो बांटा जाता है घोषत्व नाद या कंपन के आधार पे, एक बांटा जाता है प्राणत्व श्वास वायु के आधार पे। तो सबसे पहले इनका छोटा समझें। यहाँ नाद और कंपन का अर्थ होता है कि किसी भी वर्ण को हम जब उच्चारण करते हैं कैसे लेकर स्वर तक के वर्णों को, तो किस वर्ण में कंपन होता है और किस में नहीं होता है। एक तो इस आधार पर बांटते हैं, और एक बांटते हैं प्राण, यानी किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से श्वास वायु है वो कितनी मात्रा में ज़्यादा निकलती है और कितनी कम निकलती है। ज़्यादा निकलती है तो उनको अलग वर्ग में रखते हैं, कम निकलती है तो उसको अलग वर्ग में नहीं। उसी तरह कंपन में भी अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कंपन ज़्यादा होता है तो उनका वर्ग अलग होता है, और कंपन कम होता है तो उनका वर्ग अलग होता है। तो ध्यान रखें, घोषत्व नाद और कंपन के आधार पर वर्णों को ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी बताया था वर्णों का मतलब क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों होता है। और श्वास वायु के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। इनके 2 भाग बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से आपको याद करना ही है। ध्यान से देखें, घोषत्व के आधार पर पहला होगा जिसको बोलेंगे हम सघोष, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अघोष। इसके बाद में प्राणत्व के आधार पर करेंगे, पहला होगा अल्प प्राण, और एक भेद होता है महाप्राण। सघोष अघोष ये किसके भेद है, नाद कंपन या घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद। विसर्ग संधि से इसका ज्यादा ताल्लुक नहीं है, विसर्ग संधि को समझने के लिए काम में ले रहे हैं इनको। प्राणत्व या श्वास वायु के आधार पर तो कितनी मात्रा में आवाज ज्यादा निकलती है, कम निकलती है, तो अल्प प्राण और महाप्राण। देखो
भाषा मनोवैज्ञानिक यंत्रों से इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। हम अपने मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करके नहीं बता सकते कि इस वर्ण में कंपन होता है, इस वर्ण में कंपन नहीं होता है। देखें कि एक सदैव माना जाता है कि वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा और पांचवा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इस लाइन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे, इस लाइन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे, इस लाइन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे, इस लाइन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे। तो एक तो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये होते हैं हमेशा सहघोष। तो 3, 4 और 5। अघोष में कौन से आएंगे? वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा। ये पहला और दूसरा खड़ी लाइनें गिननी है, तो पहला और दूसरा, तो ये हो गए आपके सहघोष और अघोष, इतने वर्ण कंप्लीट हो गए ये सारे। इसके बाद में आते हैं स्वरों पे। तो ऐ से लेकर औ तक सारे स्वर होते हैं वो सहघोष होते हैं, इसमें सारे स्वर आएंगे, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता, यानी सभी स्वरों में कंपन होता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद में आता है यर लव स है क्षत्र गे। इसमें इसको नहीं मनोवैज्ञानिक यंत्रों से पता नहीं, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इन्हीं दो वर्णों के व्यंजन से मिलकर बने हैं, इनको छोड़ना है। इसके बाद में यर लव और स है। अब आपको देखना है कि यर लव जो है वो इसी में आएंगे, ये र ल व। ये जो यर लव अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये चारों के चारों सहघोष में आते हैं। इसके अलावा 3 स और स, आखिरी जो है वो सहघोष में आते हैं। अब आप इनकी गिनती कर लीजिए, 1 और 2, ये तो हो गए 2, 4, 6, 8 और 10। इसके बाद में 1, 2, 3, 10 और 3 कितने हो गए? 13। यहाँ करेंगे 3, 4, 5, तो 3, 6, 9, 12 और 15। 15 और स्वर होते हैं 11, 15, 11, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 हो गया 31, और 31 प्लस 13 ये हो जाएंगे सारे के सारे आपके, नीचे लिख देता हूँ 44 वर्ण। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। वर्ण में स्वर भी आएंगे, व्यंजन। वर्णों की संख्या 44। ये वर्ण विचार का टॉपिक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें सहघोष में इस श्रेणी के आते हैं, अघोष में इस श्रेणी के, क्योंकि जब हम विसर्ग संधि या व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बार बार ये नाम आएगा, घोष व्यंजन के सामने अघोष आ जाए या अघोष के सामने सहघोष आ जाए, तो इन चीज़ों को पहले क्लियर करना जरूरी है। अब इन्हीं वर्णों को वापस हम अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित करते हैं। तो ध्यान देखें कि अल्प प्राण और महाप्राण की स्थिति दूसरी होती है कि अल्प प्राण में सदैव वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण रखा जाता है। ध्यान से रखें, पहला, ये पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम बात घोषत्व की करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा था, लेकिन प्राण के आधार पर करें तो पहला, तीसरा, पांचवा। अब जो बाकी बच गया आपका दूसरा और चौथा, ये आएगा आपके महाप्राण में। अब आते हैं स्वर। तो ध्यान रखें, सारे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ये। इसके बाद में यर लव है, ये लाइन आ गई, और इधर आएंगे स और है। अब ध्यान रखें, 10, 11, 12, 13 और 14 महाप्राण वर्णों की संख्या 14, और इधर अल्पप्राण वर्णों की संख्या हो जाएगी 5, 10, 15, 11, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 प्लस 14 नीचे लिख लीजिए 44। देखो दोनों तरफ 44 वर्ण है, एक तरफ 31 और 13 है, एक तरफ 30 और 14 है। इसका अर्थ यही है कि एक है जो था वो इधर आ गया, और एक यहाँ पे है वो इसके साथ में है। बाकी प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हुआ। अब इनको याद कैसे करें, ये तो हमने लिख लिया, एक बार इनको आप लिख लीजिए, उसके बाद में याद करने का तरीका देखते हैं इनका। एक बार इनको हमने मोटे तौर पे लिख लिया। अब देखो याद करने का तरीका ये रहेगा कि अगर हम घोष या सहघोष के आधार पर देखें या अल्पप्राण या महाप्राण के आधार पर देखें, वर्ण तो कुल मिला के 44 ये दोनों तरफ। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, वर्ण कितने? 44। चलो इधर भी 44 है, इधर भी 44 है। अब अगर मान लीजिए कि हमने 44 में से एक तरफ के सहघोष वर्ण याद कर लिए, तो फिर अघोष को याद करने की जरूरत नहीं। और अगर हम अल्प प्राण याद कर लिए एक साइड के, तो फिर महाप्राण, क्योंकि 44 में से इधर जो आ गए और बाकी बच गए वो महाप्राण में चले जाएंगे। इसी तरह से सहघोष में जो आ गए बाकी बच गए वो किस में चले जाएंगे? अघोष में चले जाएंगे। अब इनको देखो, तो
इनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि स गोश में जो बच गए वो सारे के सारे ए गोश में आएंगे। इनको इधर वालों को छोड़ दीजिए और इधर महाप्राण वालों को छोड़ दीजिए। अब दो को लेते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन चीजें क्या क्या है। देखो इसमें 5वां अक्षर है और इसमें भी 5वां अक्षर। चलो ये दोनों की कॉमन हुई। पहली चीज एक याद रखें, दोनों में ही क्या है, 5वें अक्षर कॉमन है। इसके अलावा स गोश में सारे स्वर आते हैं और अल प्राण में भी सारे स्वर आते हैं। तो दूसरा बिंदु आप ये याद रखेंगे, दोनों में ही स्वर है। इसके अलावा यरलव की लाइन इधर भी है और यरलव की लाइन इधर भी है। तो तीसरी दोनों में समानता है कि दोनों में य, र, ल और व। अब देखो बात रही एक है की और एक बची तीसरा और चौथा की, बाकी सब क्लियर हो गया। अब ध्यान रखें कि 1 3 5 और 3 4 5, 5 तो दोनों में कॉमन है। अब देखो स जो आता है ना, ये स, ये अपनी स वाली लाइन में कौन से नंबर पे आता है। तो देखो हम स ऐसे लिखते हैं और इस तरह से लिखेंगे तो 1 2 और 3, ये स आएगा तीसरे नंबर पे। तो इस स के जस्ट नीचे हम लिखेंगे 3 और ये जो घ है ये आएगा आपके क, ख, ग और घ, 1 2 3 और 4, ये आता है आपके चौथे नंबर पे। तो यहाँ इस घ के जस्ट नीचे 4 लिख देंगे, 5वां कॉमन है। ए पहला वर्ण होता है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद में ल आता है, ल य र ल 3 नंबर पे आता है, 3 लिख देंगे, 5 दोनों में कॉमन है। अब बात बची है की, तो है हमेशा स वाली लाइन में आता है, ए वाली में नहीं आता। तो स है, तो है को भी इसमें शामिल कर देंगे। अब एक बार इसको वापस में रिवाइज कर देता हूँ, इस बिंदु को, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रिवीजन वाला यही टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसी को याद करना है, इसी से संधि की पृष्ठभूमि तैयार होगी। मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ और वापस दोहरा देता हूँ एक बार। तो देखें, एक चीज ध्यान रखें, ये चीज आप दिमाग में रख लो, एक तो स गोश की और एक अल्प प्राण की। क्यों रखें? क्योंकि अगर आप मान लीजिए विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि के 6 में से 4 नियम एक अकेले इस स गोश शब्द में अटके हुए हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको रटना पड़ेगा, समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखें, इसको वापस में दोहरा देता हूं एक बार। और चारों के चारों याद नहीं करने, आपको सिर्फ कंपैरिजन करनी है स गोश और अल्प प्राण में, इसके अलावा कोई ज्यादा याद नहीं करना है। यहां इधर मैं लिख देता हूं, सिर्फ एक बिंदु ध्यान रखें, एक तरफ लिखेंगे हम स गोश वर्ण और एक तरफ लिखेंगे हम अल्प प्राण। अब हमने पढ़ा था दोनों में कॉमन चीजें क्या थी, स गोश में वर्गीय व्यंजनों का 5वां आता है, अल्प प्राण में भी 5वां आता है। इसके अलावा स गोश में सारे स्वर आते हैं और अल्प प्राण में भी सारे स्वर आते हैं। इसके अलावा आप आगे देखें, इसमें यरलव की लाइन आती है और इसमें भी यरलव की लाइन आती है। बस अब देखो इसके बाद में स गोश में स तीसरे नंबर पे है, ये लो तीसरे नंबर पे, घ चौथे नंबर पर है। तो तीसरा चौथा 5 वाला आंकड़ा स गोश में रह गया। ए अपने वर्णमाला में पहला है, ल तीसरा है, तो पहला तीसरा 5वां वाला आंकड़ा इसमें आ जाएगा। अब बात बची एक है कि जो इधर उधर हो रहा था, तो है इस स वाली लाइन में आएगा और यहाँ इधर आ जाएंगे। अब इनकी काउंटिंग कर लीजिए, इनकी कर लीजिए, 15 11 26 4 30 और 31 स गोश होंगे। तो बाकी जो 44 में से 31 जाएंगे तो 13 बचेंगे, वो ए गोश के हो जाएंगे। इधर करेंगे आप 15 11 26 4 और 30, तो बाकी बच गए 44 में से 30 गए तो 14, तो 14 हो जाएंगे आपके महाप्राण के। बस ये चीज़ याद रखनी है और स्पेशली आपको स गोश वर्णों को याद करना है। वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा 5वां स्वर यरलव और है। अब इनका यूज कहाँ होगा, एक छोटे से उदाहरण से, एक नियम से हम याद करेंगे कि इनका यूज यहाँ होता है। ध्यान से देखें, इनका पहला जो नियम है आपके विसर्ग संधि का, वो बहुत ही अच्छा नियम है, पहला और दूसरा। और इन्हीं नियमों से आप समझ सकते हैं कि इनका महत्व कितना है स गोश वर्णों का। पूरे वर्ण विचार में एक स गोश वर्ण ऐसे हैं जो संधि में अपनी कम से कम 40% भूमिका निभाते हैं। ध्यान से सुने। अब देखें, इनको तो आपने पहले लिख लिया, आपकी जो स गोश वर्ण स्पेशली याद करने। देखो एक नियम है और वो नियम है
विसर्ग संधि का। संधि पढ़ना शुरू नहीं किया, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सैगोस वर्णों में विसर्ग संधि कैसे पढ़ा जाता है। देखो इस सैगोस वर्णों में कहाँ महत्व होता है। अब देखें सैगोस वर्ण कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 यर लव स्वर और है, ये 4 हो गए, ये 15, 4 19, 11 30 और 1 31, टोटल सैगोस कितने हो गए, 31 हो। अब देखो एक नियम यह है कि प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग हो, उसके बाद में सैगोस हो। प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग हो, उसके बाद में सैगोस हो। अब नियमानुसार अगर ए या आ हो विसर्ग से पहले और अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ तो परिवर्तन कैसे होता है, ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। देखो कैसे समझें, सैगोस वर्ण आपने पढ़े। अब नियम यह है कि यदि ए या आ हो और उसके बाद में विसर्ग हो तो विसर्ग का संधि करते समय ओ हो जाता है, और ई या ऊ हो तो विसर्ग का संधि करते समय रे हो जाता है। और का नियम है, 2 नियम है। एक में ओ कब हो जाता है, जब सैगोस से पहले ए या आ हो। रे कब हो जाता है, जब सैगोस से पहले ई या ऊ हो। तो एक उदाहरण देखकर देखते हैं। जैसे मैंने नाम लिख दिया कि पुरह प्लस हित, अब प्लस के चिन्ह के आगे जो है वो सैगोस है, बिल्कुल सैगोस है, ये लव है, और हमने पढ़ा था ये है सैगोस होता है। और अगर प्लस के तुरंत बाद में सैगोस आ जाए और उससे पहले ए या आ हो तो ये जो रे है, इस रे में ए है, क्योंकि रे प्लस ए, ये ए है, तो ए होते ही इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो ओ होते ही ये नाम बन जाएगा पुरोहित। इसी तरह से एक उदाहरण इसका लेते हैं, धनु प्लस धर। अब प्लस के चिन्ह से पहले न में ऊ है, अगर ए या आ होता तो विसर्ग का ओ हो जाता। अब ऊ है तो इस विसर्ग का रे हो जाएगा आधा, तो अब विसर्ग के स्थान पर ये धनु, विसर्ग के स्थान पर आधा रे और ध और रे, ये हो गया आपका धनुर्धर। ये रे आधा है, आगे स्वर नहीं है तो आगे वाले वर्ण पे चला जाएगा, ये धनुर्धर। तो ये 2 नियम आपके विसर्ग संधि के। आगे विसर्ग संधि में को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बताया सैगोस वर्णों का महत्व है किस तरह से संधि में होता है। इसके अलावा भी व्यंजन संधि में भी कई जगह सैगोस वर्णों का महत्व होता है। अब इसके बाद में एक जो बिंदु बचा है आपके संधि में समझने लायक, वो आप ध्यान रखें, वो बचा है रे। संधि से पूर्व समझने लायक बिंदु है रे। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की अंग्रेजी भाषा के अलावा एक विशेषता होती है कि अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अनेक उच्चारण होते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझे कि जैसे एक सी होता है इंग्लिश का, तो उस सी से कै भी बनता है, उस सी का से भी बनता है और इस सी का च भी बनता है। तो 3 उच्चारण हो गए एक ही वर्ण के। हिंदी की ऐसी खासियत नहीं, हिंदी की खासियत है कि जिस वर्ण को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, एक खासियत है। दूसरी, अंग्रेजी से हिंदी इसलिए अलग है कि हिंदी में शिरोरेखा खींची जाती है, इंग्लिश में कहीं पर भी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, अगर हम तात्पर्य समझें तो हिंदी में एक ही वर्णों के अनेक रूप नहीं होते। इसका एक अपवाद मिलता है कि हिंदी में एक वर्णों के अनेक रूप होते हैं। अगर किसी ने टै बोल दिया है तो फिर हम उस टै के लिए यही टै लिखेंगे, दूसरा रूप नहीं आता है। किसी ने मैं बोल दिया तो हम इसके लिए यही मैं बोलेंगे, अगला दूसरा नया मैं नहीं मिलेगा हमें। लेकिन अगर हमें कोई रे बता दें तो हिंदी में रे के 4 रूप होते हैं, हिंदी में रे के 4 रूप होते हैं। ये एक हिंदी में अपवाद मान सकते हैं या आप विशिष्टीकरण मान सकते हैं हिंदी का, कि रे 4 स्थितियों में मिलता है। इसको आपको समझना और संधि में इसको समझने का आपको जरूरी भी रहेगा, क्योंकि गुण संधि के अंदर हम जब पहुंचेंगे तो उसमें एक रूल ऐसा है, गुण संधि और वृद्धि संधि में, एक यण संधि में, वृद्धि में नहीं यण में है। गुण और यण में रे को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसको यही क्लियर करते हैं। देखो हिंदी में रे के 4 रूप होते हैं। नंबर 1
ये र लिखा जाता है, एक र ये लिखा जाता है, एक र ये लिखा जाता है, और एक र ये लिखा जाता है। इनको समझ सकते हैं। जैसे हमने नाम लिख दिया कर्म, ये र, एक नाम लिख दिया हमने क्रम, तो ये र, एक नाम लिख दिया हमने कृम, ये र, और एक नाम लिख दिया हमने ट्रक। तो ये हिंदी में रह के अधिकतम 4 रूप मिलते हैं, इसके अलावा हिंदी में रह के कोई नया रूप नहीं मिलता है। तो देखें, एक तो कर्म में ये रह, इस क्रम में ये रह, और इस क्रम में ये रह, और ट्रक में ये रह। इनमें से कौन सा वर्ण आधा है, अर्थात कौन सा र आधा है, इस आधा को हम कहेंगे स्वर रहित है, और कौन सा र पूरा है। यहां थोड़ा देखना पड़ेगा। पूरा का मतलब हम ये कहेंगे स्वर सहित। कौन सा वर्ण स्वर रहित है और कौन सा वर्ण स्वर सहित है। अब यहां देखेंगे ये जो र है ये पूरा र है या फिर आधा र है। इस र में ये पूरा र है या ये आधा र है। इस र में क्या है, इस र में पूरा र है या ये आधा र है। पहले तो ये समझ लें कि इस जो ये एग्जाम्पल है इसमें तो वास्तव में र है ही नहीं, इसमें तो ऋषि वाला री है। इसको तो यही क्लियर कर लो, ये ऋषि वाला री है, इसका ये जो सिंबल है ये वर्ण के नीचे लगता है, तो इसको क्रम नहीं बोलेंगे, क्रिम बोलेंगे, री बोला जाता है, कृषि। इसी तरह से तो इसका तो सिंबल ये रहेगा, किसी भी वर्ण के नीचे लगता है ऐसे। तो यहाँ तो इसका तो ज़्यादा विवाद नहीं है। ध्यान रखने वाली 3 चीज़ें कि कौन सा र आधा है, कौन सा र पूरा है। तो यहाँ थोड़ा समझे कि ये र बहुत कम प्रचलन में होता है, इसका बहुत कम प्रयोग होता है, ये र और ये र ज़्यादा चलते हैं। अब यहाँ इनको समझें। मैं ये कहता हूँ पहला कि कर्म शब्द में तो र आधा है, इस क्रम में र पूरा है, और इस ट्रक में र पूरा है। तो ये विषय कैसा हुआ, एक में आधा हो रहा है, एक में पूरा हो रहा है, एक में फिर पूरा हो रहा है। तो देखें, हिंदी में बहुत सारे वर्ण होते हैं जिनको पाई वाले वर्ण कहा जाता है। ये पाई है जिसको खड़ी पाई का नाम से बोलते हैं। अगर हम इसी पाई से कोई वर्ण बनता है तो उसको हम पाई वाला वर्ण कहते हैं। जैसे इसी पाई से हमने क बना दिया, इसी पाई से हमने ख बना दिया, इसी पाई से हमने ग बना दिया, इसी पाई से हमने घ बना दिया, है ना। इसी पाई से हमने प, इसी से फ, इसी पाई से ब, इस पाई से भ, इस पाई से म, इस पाई से ये, इस पाई से ल, इस पाई से व। तो ये जो सब में पाई लगती है उनको बोलते हैं पाई वाले वर्ण। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें पाई नहीं लगती है, जैसे ड। अब इसमें पाई नहीं है तो समस्या ये खड़ी हुई थी कि जिन वर्णों में पाई था उनके तो ये र लगा दिया कर, लेकिन जिनमें पाई नहीं था उनको ये र लगाते थे, तो उन वर्णों में थोड़ा भ्रम होता था। जैसे ट बिना पाई का है, तो इसको अगर ये र लगाएंगे इसके तो ये हलन सा लगता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए इस र को नया रूप दिया गया, यानी ये र और ये र दोनों एक ही है। अर्थात ये पूरा है तो ये भी पूरा है, क्योंकि दोनों र क्या है, एक ही है। हाँ, इसका नया रूप सामने क्यों है, क्योंकि जिन वर्णों में पाई नहीं होती उनमें ये वर्ण होता है, वो हमेशा क्या लगता है, हलंत की तरह लगता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए इस र को क्या दे दिया, नया रूप दे दिया। अब देखिए इसके आगे, यहाँ 2 रैप की बात बची है कि इसमें कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। अब यहाँ एक चीज़ कन्फर्म कर लेना, र की बात नहीं, बहुत सारे संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं, बहुत सारे संयुक्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर नीचे वर्ण होते हैं। जैसे हमने एक नाम लिख दिया, ये रूप अशुद्ध होता है लेकिन प्रचलित है, बुद्धि। अब यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुद्धि शब्द में द शुद्ध अशुद्धि की दृष्टि से देख लिया जाए तो कि द आधा है या ध आधा है, इस चीज को यही क्लियर करना है। बुद्धि शब्द में द आधा है या ध आधा है। तो यहाँ देखें कि जो वर्ण नीचे रहता है ना, जो वर्ण नीचे रहता है वो हमेशा पूरा होता है, और जो वर्ण ऊपर होता है वो हमेशा आधा होता है।
ये चीज यही नोट कर लेना, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो वर्ण नीचे रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पूरा रहेगा, और जो वर्ण ऊपर रहेगा वो हमेशा आधा रहेगा। ठीक, अब यहाँ कर्म में देखो मैं नीचे है तो ये रे आधा है, यहाँ रे नीचे है कै ऊपर है तो ये रे पूरा है। नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, पूरा रहेगा, ऊपर वाला हमेशा आधा। तो बुद्धि शब्द में ध नीचे है तो ये पूरा है, द ऊपर है तो ये आधा है। इसी तरह से ये हिंदी के रह के 4 रूप अपने सामने आते हैं कि कर्म, क्रम, कृम और ट्रक। इनका 2 जो वर्ण ये है, इनका विशेष रूप से आपका, इनका जो विशिष्ट रूप आपको देखने में आएगा वो गुण संधि में आएगा। गुण संधि में जाके ये विषय आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये विषय वस्तु आपके कहाँ आगे जाके काम आई और किस तरह से कंसेप्ट को बहुत जल्दी से हमने क्लियर कर लिया। अब देखें इसके बाद में एक शब्द और है संधि में, छोटे सवाल बनते हैं संधि की दृष्टि से, वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद में अगली क्लास में हम संधि को विधिवत रूप से शुरू करें। उससे पहले देखो एक प्रश्न आता है, भाषा की इकाई से लेकर, हाँ अब एक सवाल यहीं से बन जाता है। इकाई, एक नाम ये लिखा इकाई, एक नाम ये लिखा इकाई, एक नाम ये लिखा इकाई, इकाई, 1 1 2 3 और 4 विकल्पक। इनमें से कौन सा शुद्ध है? थोड़ी शुद्ध अशुद्धि की बात इस संधि की दृष्टि से करें कि इकाई, इकाई, इकाई और इकाई, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है? तो देखें ये इकाई शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, इक और आई। अब आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा शुद्ध है। इक में ई छोटा है तो ये ई बड़ा है, ये अशुद्ध है, ये ई बड़ा है, ये अशुद्ध है। अब आई में ई की मात्रा बड़ी है तो यहाँ ई की मात्रा छोटी है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो इकाई शब्द का ध्यान रखें कि कौन सा शुद्ध होता है और कौन सा अशुद्ध होता है। तो सवाल देखें कैसा था, भाषा की इकाई। इससे 4 तरह के सवाल। पहला देखो, लिखते रहो, ये थोड़ी काम की विषय है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और तीसरा क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और चौथा बिंदु है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ध्यान से देखें, चारों के चारों क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह से पूछे गए। पहला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। हमने शुरुआत यही से की थी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक। तो
अगर हम मौखिक की बात करें तो आपको बताया था मैंने कि अगर मुख से उच्चारण होगा, सिर्फ लिखित रूप नहीं होगा, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक होगी वो होगी ध्वनि, और मौखिक के ऑपोजिट विपरीत जो होगी लिखित होगी वो क्या होगी, वर्ण। अब एक स्थिति ऐसी बनती है कि जहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ली, जहाँ विकल्प में न तो आपके सामने मौखिक रहेगा ना आपके सामने लिखित रहेगा, सीधा क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ आप ध्वनि करेंगे, वर्ण करेंगे, अक्षर करेंगे, शब्द करेंगे, चारों विकल्प आपके सामने रहेंगे। तो ध्यान रखें, ध्वनि का लिखित रूप नहीं होता, इसलिए एक यूनिट नहीं है, वो उसकी इकाई नहीं है, इसलिए ध्यान रखें भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें आप, तो आप फिर ध्वनि नहीं करेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई करेंगे आप वर्ण। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, यहाँ एक नया नाम जोड़ दिया, सार्थक। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक का मतलब होगा कि जहाँ भाषा का कोई ना कोई अर्थ होगा, अर्थ सहित होगी। तो सार्थक आते ही आप यहाँ पे न तो वर्ण होगा, न ध्वनि होगी, न अक्षर होगा, वहाँ उत्तर होगा शब्द, क्योंकि वर्ण क वर्ण है, क ध्वनि भी है और क अक्षर भी है, लेकिन शब्द होगा उसका कोई ना कोई, जैसे क और ल, ये दोनों मिलकर शब्द बनेंगे, और शब्द का कोई ना कोई क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, और जहाँ अर्थ होगा तो वहाँ शब्द रहेगा। तो अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपके शब्द रहेगी। वर्ण होगा, ध्वनि होगी, अक्षर होगी, लेकिन इनका अपना अर्थ नहीं है ना, ये एक यूनिट जरूर है छोटी। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक की बात करें तो आपका विकल्प रहेगा ध्वनि, लिखित की बात करें आपका विकल्प रहेगा वर्ण, सबसे छोटी जहाँ मौखिक और लिखित दोनों ही नहीं है तो आपका उत्तर रहेगा वर्ण, और अगर विकल्प में आपके सामने सार्थक शब्द मिल जाए तो आपका उत्तर रहेगा शब्द। ये आपके चार विकल्प आपके ध्यान से रखें। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में देखो, तो संधि और संधि विच्छेद के इस विषय वस्तु में हमने जो विषय वस्तु पढ़ी थी, तो अब देखिए संधि की परिभाषा लिखकर छोड़ेंगे, फिर संधि के भेद की शुरुआत करेंगे। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा में आता है दो वर्णों, अब वर्णों का मतलब स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकते हैं, दो वर्णों के मेल से, युग्म शब्द ध्यान रखें, मेल और मेल अलग अलग अर्थ है दोनों के। इस मेल का अर्थ होगा जोड़, जुड़ाव, मिलन, और इस मेल का अर्थ होगा मैला या गंदगी, है ना। जैसे आप प्रत्यय लगाते हैं दोनों में, ये मेला जहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, ये मेला जो गंदा होता है मट्टी, कहते हैं ये मेला है, तो मेला और मेला। उसी तरह से मेल और मेल, तो दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन से बनने वाला नवीन वर्ण संधि कहलाता है। यहां संधि की विषय वस्तु से एक चीज ध्यान और रख लें, आपको पूछ लिया जाए संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। फिर पूछ लिया जाए समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का विलोम शब्द होगा व्यास। ये दो विषय ध्यान रखें। सीधा पूछ लिया जाए संधि का विलोम शब्द पूछ लिया गया आपको तो विग्रह, समास का विलोम शब्द पूछ लिया गया तो व्यास, इनका विलोम शब्द ध्यान रखें, ठीक। अब इसके बाद में एक यहाँ बात होगी दो वर्णों के
वर्णों के अंदर क्या आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। मेल का युग्म शब्द बताया। इसके बाद में विकार या बदलाव या परिवर्तन से बनने वाला नवीन वर्ण संधि कहलाता है। अब अगला विषय रहेगा, लिखते जाइए, संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। एज इट किताबों में जैसे दी हुई है, अमूमन हम पढ़ते हैं स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि। यहाँ व्यंजन का युग्म शब्द आप ध्यान रखें, व्यंजन का अर्थ क्या होता है। एक व्यंजन आ जाता है, एक शब्द आता है व्यंजन, जिसके ऊपर बिंदु नहीं लगा रहता है। यहाँ इसके ऊपर बिंदु है, इसके ऊपर बिंदु नहीं है। ये जो व्यंजन शब्द होता है इसका अर्थ होता है पंखा, और ये जो व्यंजन होता है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो व्यंजन वर्णों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक व्यंजन मिठाई या पकवान के लिए, खाने योग्य पदार्थों के लिए व्यंजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी संधि आपकी रहेगी, वो रहेगी विसर्ग संधि। अब इनकी थोड़ी सी पहचान, स्वर संधि में एक ही विषय रहेगा, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बनेगी, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग संधि में 2 स्थितियां बनेगी, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। अब आप इसको परिभाषा देख सकते हैं, आप यूँ कहीं परिभाषा के रूप में याद कर सकते हैं तीनों को। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर का मेल स्वर से होने से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे, स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने से जो विकार होता है वो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन हो, उससे बनने वाला नवीन वर्ण क्या कहलाता है, विसर्ग संधि होता है। तो ये संधि के 3 भेद थे। अब इसमें देखने वाली बात यह कि विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बस ये बड़ी बात है। संधि 3 ही होती है, इस अकेली स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बल्कि व्यंजन और विसर्ग के भेद नहीं होते। और स्वर संधि का जो भेद है उसमें हम पहला भेद की शुरुआत हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।